हर इंसान की आर्थिक आज़ादी के रूप में बदलना है, जो बात भगत सिंह भी अपनी तरफ से कहते आए। और आर्थिक आज़ादी कब संभव होगा? जब हम समाजवाद की ओर बढ़ेंगे। सो धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो समाजवाद की ओर बढ़ता जाएगा। इन दोनों व्यूहों के विपरीत एक तीसरा व्यूह पैदा हुआ, जिसके जो जुड़े भाई थे, और वो व्यूह था कि भारत का चरित्र निर्धारित होगा लोगों की धार्मिक आस्था से। लेकिन ये जो सिलसिला जो चला, ये गलतफहमी में लोग थे कि आज़ादी के बाद ये खतरा बंद हो गई। एक संविधान आ गया 3 साल बाद, और संविधान में स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का चरित्र क्या है। लेकिन ये खतरा तब से लेकर आज तक ये चलता, खतरा तब से लेकर आज तक चलता आ रहा है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब आरएसएस को पर प्रतिबंध लगी, आरएसएस की प्रतिबंध को हटवाने के लिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज यहाँ पे आकर तकरीबन 1 घंटा आपके बीच में बैठने के बाद और माहौल को देखते हुए आप लोगों ने और हम सब ने साबित कर दिया कि अगर इस स्वतंत्रता का असली वारिस कोई है तो वो ये लाल झंडा और हम सब लोग हैं। और हमारा जो योगदान रहा है इस स्वतंत्रता को हासिल करने में, वो कॉमरेड इरफान साहब को अपने सुना और उसके बारे में कुछ दे नहीं सकता हूँ। लेकिन उससे भी मुख्य जो हमारे सामने दायित्व है वो है कि इस स्वतंत्रता को आज बचाना है, और जिस तरीके से जितनी कुर्बानियाँ देकर, जितनी बड़ी त्याग करते हुए आज अपने देश को बचाना है, और आने वाले दिनों में अपनी कार्यक्रम के अनुसार इस देश को बदलना है एक समाजवाद की ओर। और ये हमारा संकल्प आज के दिन होनी चाहिए जब 75वीं सालगिरह मना रहे हैं हमारी स्वतंत्रता का। दूसरी बात यह है कि इरफान साहब को सुनने के बाद, अब वो मेरे से 21 साल बड़े हैं, और तब से मैं शायद थोड़ा ज्ञान और विकास मतलब चेतना मेरे में आने लगी। तब से इरफान साहब से हम सीखते आए हैं, आज भी सीखे हैं। और उनसे उनको सुनने के बाद कॉमरेड गौहर के वो कविताओं को और जो जश्न दिलाने वाली कविताएं हैं जो उन्होंने सुनाए, उन नज़्मों को सुनने के बाद, अब आप इस गाने को बंद करवा देने के बाद, ये टाइम की क्राइसिस हो गई, तो आप मेरे से नाराज़ होंगे, मैं जानता हूँ, तो लंबा नहीं बोलूँगा। लेकिन मुख्य बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा वो के 75वीं सालगिरह को मोदी साहब ने एक नाम लगाया कि अमृत महोत्सव, और इस अमृत महोत्सव से एक पूरी की पूरी मुहिम चलाई कि हर घर तिरंगा या हर घर तिरंगा। अभी ऐसे चला रही थी कि कोई नई बात है। अब मेरे बचपन से लेकर 15 अगस्त के टाइम पर एक जश्न के रूप में बनता था हर स्कूल में, हर कॉलेज में, और बांटते थे लोग तिरंगा को, मतलब एक छोटे से डंडे पे लगा के। और हम सब उस समय से ये तिरंगा को मतलब घर पे नहीं, स्कूल पे, हमारे ऊपर, मतलब ये तीनों दिन, चारों दिन ये एक त्यौहार के रूप में मनाया करते थे। आज इसको एक बहुत बड़ा मुहिम बना दी। जिनको तिरंगा के साथ कुछ लेना देना नहीं है, जिन्होंने 20 साल पहले तक तिरंगा कभी फहराया नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद शर्म आकर शायद भाजपा के दफ्तर पर, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री है, तो तिरंगा नजर आने शुरू हुआ। लेकिन तब तक तिरंगा के साथ कोई लेना देना नहीं था। और आज भी जहन की बात अगर उनसे पूछो तो कहते कि भगवा झंडा है देश का, तिरंगा नहीं है। लेकिन खैर ये मुहिम चलाए और ये तय करेंगे वो कि कौन है देशभक्त और कौन नहीं। जिसके घर पे तिरंगा नहीं होगा उसके ऊपर हमला करने के लिए एक और बहाना, हमारे मुसलमान भाइयों के, बहनों के, उनके घरों पे एक और बहाना वो निकाले हैं कि इसको कारण बताते हुए वो जो है हमलेवार फिर से एक नया दौर से वो करने की कोशिश में रहेगी। इससे हमें सतर्क रहना। लेकिन जब तिरंगा की भावनाएं थी तो बताइए, कॉमरेड A.K. गोपालन
जो अपने वरिष्ठ नेता थे, पहली बात तो ये है कि जो अपने नवरत्न है, जो 9 पॉलिट ब्यूरो के सदस्य जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, ये 9 के 9 ब्रिटिश के जेलों में कई साल जो है वो गुजारे हैं, कई बार गिरफ्तार हुए हैं। और इस 9 के 9 की बहुत बड़ी कुर्बानी रही है देश की आज़ादी की संघर्ष, क्रांतिकारी संघर्ष के अंदर उनकी नेतृत्व रही, लेकिन आज़ादी के संघर्ष में भी बहुत बड़ी टर्न रही। A.K. गोपाल 15 अगस्त 1947 को कन्नूर जो बोलते जहाँ पे पार्टी कांग्रेस हुई, कैननूर के जेल में गिरफ्तार, ब्रिटिश ने उनको गिरफ्तार करके रखा। और जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ, उस जेल के अंदर तिरंगा फहराया A.K. गोपाल ने। उस समय आजाद हिंदुस्तान को रिहा नहीं की। कॉमरेड सुरजीत, जिनके नाम पर ये भवन है, अपने 16 साल के थे, 16 साल के लड़के थे, होशियारपुर के कलेक्ट्रेट के ऊपर जो ब्रिटिश हुकूमत की जो झंडा थी, जिसको आप यूनियन जैक कहते हो, उस झंडे को उतारकर तिरंगा फहराया और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। और एक बालक होने के नाम पर उनको कुछ राहत मिली, लेकिन गिरफ्तार होकर जेल गए। अब ये हमको सिखाते हैं भाई तिरंगा का मतलब क्या है। तो आज के दिन, आज ये आज जाइए आप काला पानी में, यानी अंडमान में जो सेल्यूलर जेल है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पर जो लिखे हैं नाम पूरे सुनहरे अक्षरों में, तकरीबन 80% वहाँ पे जो कैदी जो बन रहे वो कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और पैदा हुई कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में, 1921 से ही शुरू कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ने दखल देना आपके देश की आज़ादी के आंदोलन में, उसकी एजेंडे को तय करने के लिए, उसके ऊपर प्रभाव डालने के लिए। हर जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन जो हुआ करते थे उन दिनों में, हर साल होते थे, हर सेशन के अंदर कम्युनिस्टों की तरफ से, पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन सामने रखा जाता था। गांधी जी, नेहरू, पटेल वगैरह सब पढ़ते थे उसको, और वो प्रस्ताव के आधार पर कहते थे पार्टी का राय क्या है कि किस तरीके से आंदोलन का मोड होना चाहिए। 20 में पैदा हुए, 1921 में अहमदाबाद में, जहाँ पर ये AICC का सेशन चल रहा था, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक प्रस्ताव पेश किया गया था संपूर्ण क्रांति के लिए। और ये प्रस्ताव पेश किसने किया? एक मौलाना हसरत मोहानी और दूसरे स्वामी कुमारानंद। अब ये हमें और आपको सीखना चाहिए, उस जमाने से एक मौलाना, एक स्वामी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से ये प्रस्ताव रखे संपूर्ण आज़ादी के लिए। और ये प्रस्ताव गांधी जी ने नहीं माना था। 1929 में वो मानते हैं और नारा देते हैं लाहौर में, जहाँ पर AICC की सेशन हुई थी। और उसके बाद हर साल एक मैनिफेस्टो दिया करती थी कम्युनिस्ट पार्टी कि ये मोड़ लेना चाहिए राष्ट्रीय आंदोलन को। और इस तरीके से सैद्धांतिक संघर्ष और जनता को लामबंद करते हुए संघर्ष, और इससे प्रभावित किया कम्युनिस्टों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने और हमारे आंदोलन ने अपने देश की स्वतंत्रता के बाद किस तरीके की चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करना है, एजेंडा जो है कम्युनिस्टों ने तय किया अपने संघर्षों से। भूमि संघर्ष के सवाल, जमीन के सवाल, आपके केरल में पुनर्प्रवाह, बंगाल में तिबागा स्ट्रगल हो, महाराष्ट्र में आदिवासियों के बीच में वो वर्ली ट्राइबलों का वो एक बहुत बड़ा संघर्ष आंदोलन जो चला, या असम के अंदर सुरमा वैली में, और आपके पंजाब हरियाणा, आज के पंजाब हरियाणा, उस पूरे इलाकों में किसानों के संघर्ष, और सबसे बड़ी संघर्ष हथियारबंद संघर्ष तेलंगाना में जो हुआ, जो कई सालों के लिए, तकरीबन 3 साल के लिए वहाँ पे हजारों गांवों को जो है वो मुक्ति दिलवाई। और ये संघर्षों के चलते हुए हुआ क्या? भूमि सुधार,
भूमि सुधार का एजेंडा राष्ट्रीय आंदोलन के सामने आया। कांग्रेस पार्टी कर क्या रही थी? जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े जागीरदार जमींदार थे, उन लोगों से समझौता करके उनके आने वाले आज़ाद हिंदुस्तान में उनको जो है शासक वर्ग के हिस्से बनाने के लिए जो शोषण कर रहे थे, उन वर्गों को जोड़ रही थी कांग्रेस पार्टी। और कम्युनिस्ट क्या कर रहे थे? जो शोषित थे, जिनके ऊपर शोषण हो रहा, किसान, खेत मजदूर, वो ग्रामीण गरीब लोगों को, उनको लामबंद करके राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी। और इसके चलते हुए जमींदारी हटा की जो नारा, जो आज तक पूरा नहीं किया शासक वर्गों ने, लेकिन वो कानून तो बनानी पड़ी उनको इस दबाव में आकर। और इस तरीके से ये प्रभावित जो करना था एजेंडे को, वो किया गया। दूसरा मसला लीजिए, वो था उन्हीं जमाने में आज़ादी के आंदोलन के टाइम पर ने कहा देश के अंदर कई भाषा बोलने वाले हैं और इन भाषा बोलने वालों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर स्वतंत्र भारत के अंदर राज्यों का गठन होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने नहीं माना। आखिर वो गठन हुई है आज़ादी के 10 साल बाद। आज़ादी के 10 साल बाद वो आपके भाषा के नाम पर राज्य बने। लेकिन उस आंदोलन के जो मुख्य जो नेता थे, ये सभी कम्युनिस्ट थे। केरल में ऐके केरला की बात हो, महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र की बात हो, या आंध्रा में विशाल आंध्रा की बात हो, ये करते हुए आज की राजनीतिक जो नक्शा है भारत का, उसको तैयार करने में कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण, ये सबसे बड़ी भूमिका कम्युनिस्टों की रही। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो रही है जब से कम्युनिस्ट पार्टी पैदा हुई 1920 से आज तक, और वो रही देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखना, मजबूत करना। 1920-30 में भी बहुत बड़े कौमी दंगे हो रहे थे देश में, और उस माहौल में सिर्फ एक पार्टी थी उस जमाने में, या एक राजनीतिक लहर कही, पार्टियां भी बहुत कम बनी थी तब, सिर्फ एक पार्टी थी जो इस बात की मतलब पूरा प्रचार ही नहीं, जहाँ पर भी दंगे हो रहे थे वहाँ पर शामिल होकर शांति का निर्माण करना, और सबसे बड़ी बात हिंदू मुसलमानों के बीच में जो एकता कायम करना, और हर गांव के अंदर एक शांति कमेटियां बनाना, जिसके चलते हुए समाज के अंदर एकता और एक इंसानियत की उसूल सामने रखते हुए इसका मुकाबला किया कम्युनिस्टों ने। और अपने इतिहास के पन्ने पलट कर देखे आप तो कई सारे जगहों पर इसकी साक्षी आपको मिलेगी कि किस तरीके से इस माहौल में, जहाँ पर कौमी दंगों की माहौल जो है और तेज होती जा रही थी, कि किस तरीके से कम्युनिस्टों का हस्तक्षेप रहा। और कम्युनिस्ट ही एक बात जो आज तक जो विवाद है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? आखिर जैसे कम्युनिस्ट हमें सिखाते जाते हैं, धर्म का मतलब क्या है? और कोई राजनीतिक दल नहीं है इस बात को मतलब आज भी कहने की हिम्मत रखती है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म है एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में जो पवित्र संबंध है, वो है धर्म। कौन होगा वो परमात्मा? वो सिर्फ ये आत्मा चुनेगी, ये आत्मा तय कर सकती है। आप तय कर सकेंगे, हम तय करेंगे, या ये करें मेरा कोई परमात्मा नहीं है, मैं नास्तिक रहूंगा, ये भी ये आत्मा तय करेगी। जो भी आत्मा तय करेगी उसके अंदर किसी और को दखल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उस परमात्मा को भी अब राम जी आकर आपको ये नहीं कह सकते कि आज कृष्ण की पूजा क्यों हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही। ये दखल करने का अधिकार किसी को नहीं है, वो एक व्यक्तिगत अधिकार है हर आत्मा। और धर्म का मतलब है ये आत्मा परमात्मा के बीच में पवित्र संबंध। धर्म निरपेक्षता का मतलब है जो आत्मा फैसला लेती है उसके अंदर किसी और को दखल करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई
उसके अंदर दखल कर ये कहने की कोशिश करेगा मेरा भगवान तेरे भगवान से बेहतर है। अब ये मंजूर नहीं है और इसीलिए कम्युनिस्ट आंदोलन ने स्पष्ट रूप से कहा वो अधिकार हर आत्मा की होगी, उसकी संपूर्ण रक्षा होगी। उस अधिकार की संपूर्ण रक्षा करते हुए किसी और को उस अधिकार के अंदर हस्तक्षेप करने या दखल करना, उसको रोकना भी हमारा कर्तव्य है और उसको रोकते हुए धर्मनिरपेक्षता को खड़ा किया। ये जो सोच है कांग्रेस के अंदर भी, कुछ नेताओं के अंदर भी इसी तरीके की सोच बनी, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य बना भारत। आज यही धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हमला, क्योंकि उसको लागू करने में जितनी भी सोच रही बड़े नेताओं की कांग्रेस की, जैसे नेहरू जी रहे या गांधी जी रहे वगैरह, लेकिन उसको लागू करने में बहुत बड़ी छूट की उन्होंने, जिससे हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। लागू करते समय धर्मनिरपेक्षता को किस तरीके से लागू किया? सब धर्म बराबर, सब धर्म बराबर का मतलब ये क्या होता है कि जो मेजॉरिटी का धर्म है, जो बहुमत का धर्म है, उसका अधिकार ज्यादा होता है समाज में। यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होनी चाहिए कि धर्म का सरकार से या राष्ट्र से कोई संबंध नहीं। धर्म की रक्षा करेगी सरकार और कानून, हर इंसान की धर्म की जो निर्णय जो लेते हैं उसकी रक्षा करेगी। धार्मिक जो भी उनको कार्य करनी है उन सबकी करने की इजाजत ही नहीं, लेकिन उसकी भी रक्षा करेगी। लेकिन सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, ना हमारे राष्ट्र का यानी स्टेट का, जो स्टेट है उसका कोई धर्म नहीं। यहां से चूके आप जहां कहां पहुंचे, अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या मंदिर का निर्माण की बात शुरू होती है। देश का राष्ट्रपति मौजूद, यूपी का मुख्यमंत्री मौजूद, यूपी के गवर्नर साहिबान उस समय वो मौजूद, यानी पूरी की पूरी सरकार और पूरा का पूरा स्टेट एक धर्म के साथ जुड़ा। अभी जो आपका राष्ट्रीय सिंबल जो लगाए थे, नया जो इमारत बन रही है पार्लियामेंट के लिए, उसके ऊपर जो कर रहे थे पूजा के साथ भी, और किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं। तो ये जो गलत रुझान जो रही, उसके चलते हुए आज ये प्रोत्साहन मिल रहा है इस तरीके की सांप्रदायिकता को और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करने के लिए जो प्रोत्साहन मिल रही है, ये आज के दिन एक खतरा। तो ये जो योगदान रही है, इस योगदान के साथ साथ आज के खतरे को भी, योगदान कम्युनिस्टों की जो रही है, इसके साथ साथ ये जो आज सांप्रदायिकता के खिलाफ इस संघर्ष में धर्मनिरपेक्षता की बात जो आज उभर कर आई सबसे अहम, उसकी सोच में, उसके सामने एक मुख्य चीज को हमें समझने की जरूरत है आज, कि ये खतरा जो पैदा हुई है आज हमारे देश के संविधान को, संवैधानिक व्यवस्था को, कि एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, उसी को जो खतरा जो महसूस हो रहा है, ये खतरा अचानक पैदा नहीं हुई। ये खतरा 2014 से, जब से ये मोदी सरकार बनी तब से पैदा नहीं हुई। ये खतरा हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन का ही एक हिस्सा है, जिसको हमें गहराई में समझने की जरूरत है अगर आज की चुनौतियों को समझना है। 1920 के दशक में, तकरीबन 100 साल पहले, कम्युनिस्ट पार्टी की गठन होती है 1920 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन होता है 1925 में, और 1928 में वो संपूर्ण क्रांति की बात वगैरह वगैरह एक मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आती है कांग्रेस में, जिसके चलते हुए संपूर्ण क्रांति की बात और अपने संविधान का ढांचा जो उसके अगले साल 31 में कराची में जो पारित हुआ था, वो ढांचा का नक्शा बनता है। अब ये तीनों पैदाइशियों के साथ तीन व्यूह पैदा हुए, तीन विचार पैदा हुए, तीन व्यूह पैदा हुए कि आजाद भारत का चरित्र क्या होगा,
उसकी कैरेक्टर क्या हो। अब इससे पहले उसी 20 के दशक में वहाँ 1923 में सावरकर साहब एक किताब लिखते हैं, विनायक दामोदर सावरकर एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है हिंदुत्व। और वो किताब जो लिखते हैं वो, उसके अंदर ये कहा जाता है वही लोग इस देश में रह सकते हैं जहाँ पर जिस धर्म के साथ वो जुड़े हुए हैं उन लोगों का, जिसका मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि यहीं पे है। तो क्या हुआ, आप हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, बाकी ये सब रह सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ 2 धर्म के लोग हैं जिनकी पुण्य भूमि यहाँ से बाहर है, वो है ईसाई और मुसलमान। और साफ कहते हैं सावरकर साहब, हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि वो खुद नास्तिक थे, बोला उन्होंने। लेकिन ये राजनीतिक प्रोजेक्ट, और ये राजनीतिक प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया जो वो था कि हिंदुआइज द मिलिट्री, मिलिटराइज द हिंदूडम। अब इसको हिंदी में कैसे अनुवाद करूं, यानी आपके सेना को हिंदुआइज, अपने हिंदू बनाओ, और क्या आपके हिंदू मतलब हिंदूडम, किंगडम को क्या बोलते हो आप हिंदी में? सेना जैसा बनाओ, सेना को हिंदू बनाओ, हिंदूडम को से मतलब ये आर्मी के रूप में बदलो, वही हुआ ना। अब ये अग्निपथ का मतलब क्या है, समझ में आ रही लिंकेज है? हिंदुआइज द मिलिट्री, मिलिटराइज द हिंदूडम, ये उनका नारा था। और इसके चलते हुए 1925 में जब आरएसएस में शामिल हुआ, 3 व्यू जो पैदा हुए, इसमें से एक प्रथम व्यू जो राष्ट्रीय आंदोलन की नेतृत्व कर रही थी, वो है एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य। इसके मुकाबले में कम्युनिस्टों ने क्या कहा, कम्युनिस्ट का व्यू क्या था, हाँ एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जरूर, लेकिन यहीं पर अंत नहीं हो सकता। मकसद भारत के चरित्र को आगे ले जाना है इससे भी, और वो है कि जो राजनीतिक आज़ादी देश को मिलेगी, उस राजनीतिक आज़ादी को हर इंसान के आर्थिक आज़ादी के रूप में बदलना है, जो बात भगत सिंह भी अपनी तरह से कहते आए। और आर्थिक आज़ादी कब संभव होगा, जब हम समाजवाद की ओर बढ़ेंगे। सो धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो समाजवाद की ओर बढ़ता जाएगा। इन दोनों व्यूहों के विपरीत एक तीसरा व्यू पैदा हुआ, जिसके जो जुड़े भाई थे, और वो व्यू था कि भारत का चरित्र निर्धारित होगा लोगों की धार्मिक आस्था से। और जुड़े भाई थे, एक ये मांग कहते हुए हिंदुत्व राष्ट्र, और दूसरा ये मांग कहते हुए कि एक मुस्लिम देश, ये इस्लामिक रिपब्लिक। और ये दोनों बातें, जस्ट इस्लामिक रिपब्लिक के बात को लेकर अफसोस की बात है, बंटवारा हुआ देश का, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ये जो व्यू पैदा हुआ, ये तीसरा व्यू, जिसके 2 जुड़े भाई थे, उस समय आज़ादी के समय राष्ट्रीय आंदोलन ने इसको ठुकराया और माना नहीं इस बात को, और एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज्य पे खड़ी रही। और वही था गुस्सा गांधी जी के ऊपर, जिसके चलते हुए उनका खून होता है कि ये होने नहीं दे रहा हिंदू राष्ट्र। तो उनके ऊपर वो जानलेवा हमला होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये जो सिलसिला जो चला, ये गलतफहमी में लोग थे कि आज़ादी के बाद ये खतरा बंद हो गई, एक संविधान आ गया 3 साल बाद, और संविधान में स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का चरित्र क्या है। लेकिन ये खतरा तब से लेकर आज तक ये चलता, खतरा तब से लेकर आज तक चलता आ रहा है।
महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब आरएसएस को पर प्रतिबंध लगी, आरएसएस की प्रतिबंध को हटवाने के लिए ये उनको वादा करना पड़ा कि आरएसएस कोई राजनीति में शामिल नहीं होगी। तब उनको खोजना पड़ा आरएसएस की विचारधारा राजनीति में ले जाने वाले कौन से पार्टियां हैं। पहले बनता है जनसंघ, उसके बाद वही जनसंघ का अवतार बदलता है भाजपा में, इमरजेंसी और जनता पार्टी का डिसोल्यूशन के बाद उस समय। तो ये भाजपा आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है, इनको अलग अलग करके देखना संभव है। और जब भाजपा सरकार में होती है, पूरा सरकार का यंत्र और सरकार का ढांचा आरएसएस के एजेंडे को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। और वही इस्तेमाल जो हो रहा है वही आज हम देख रहे हैं। आज जो हो रहा है वर्तमान भारत के अंदर, उसी को आगे ले जाने वाली पूरी की पूरी साजिश। और ये साजिश जो पार्टी ने अपने पार्टी कांग्रेस पे अपने राजनीतिक प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से इसका विश्लेषण किया, वो है अगर इस धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज्य को अगर एक हिंदुत्व राष्ट्र में बदलना है, तो ये जरूरी है कि ये संविधान जिसके आधार पर ये धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य खड़ा है, उस संविधान को ही ध्वस्त करना। जब तक ये संविधान रहेगी, वो हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण मुश्किल होगा। तो इसलिए हर स्तंभ जो आपके संविधान के 4 उसके बुनियादी स्तंभ 4, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, दूसरा आर्थिक संप्रभुता, आर्थिक मतलब ये कहते हैं सेल्फ रिलायंस नहीं, आर्थिक सेल्फ सॉवरेनिटी, आर्थिक संप्रभुता, और तीसरा सामाजिक न्याय, और चौथा आपके केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो संबंध हैं जिसको फेडरलिज्म कहते हैं। तो सेक्युलर डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म। आज देखिएगा हर एक स्तंभ के ऊपर एक बहुत भारी हमला है। सेक्युलरिज्म की बात कर लो, आज हर बीजेपी के राज्यों में राज्य सरकार के चलते हुए कानूनें बनी हैं, कहीं पर लव जिहाद के नाम पे, कहीं पर गोरक्षा के नाम पे, कहीं पर आप ये है कि आज 2 अलग धर्म के लोग अगर शादी करेंगे तो पहले उनको साबित करना होगा कि जबरदस्ती उनकी धर्म परिवर्तन नहीं हुई। अरे देश का कानून कहता है कि धर्म का परिवर्तन ना भी हो तब भी आप शादी कर सकते हो। स्पेशल मैरिजेस एक्ट की मतलब वही है कि घर में पति पत्नी के बीच में एक हिंदू हो सकता है, एक मुसलमान हो सकता है, अधिकार देता है हमारा संविधान और कानून। आज ये है कि आपको साबित करना होगा, नहीं साबित करोगे तो जेल। सरकार या पुलिस ये साबित नहीं करेगी कि तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती हुआ, आपको साबित करना पड़ेगा कि मेरे साथ जबरदस्ती नहीं हुआ। इस तरीके से आप जो है एक सांप्रदायिक जहर को बढ़ाते हुए, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी गाय की रक्षा के नाम पे, अब यहाँ तक अब पहुँच गए बुलडोजर की राजनीति। और इस तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, इसको तेज करते हुए एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाकर वो हिंदुत्व की वोट बैंक को जो है वो मजबूती से उसको लामबंद करने की कोशिश में पूरी की पूरी अपने देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता के ऊपर ही एक बहुत बड़ा हमला। अब धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की बात करते हैं। आज भी 3 साल हो गए पड़े हुए हैं आपके भीमा कोरेगांव के सवाल पर। चार्जशीट भी अभी तक चार्जशीट बनाया लेकिन पेश नहीं हुए चार्जेस। 3 साल हो गए, कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है। अपने तीसरा सेटल पार्ट, एक बहुत ही बड़ी मतलब करेजियस महिला जो इतने दिनों से सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करते करते आई, और वो आज जेल में है। लेकिन ये जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता वो जेल में,
वो देशद्रोही है। पत्रकार आज जेल में हैं सेडिशन के ऊपर, यूएपीए के नाम पे, जो भी है। यानी जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमला, इतनी बड़ी हमला, इमरजेंसी सह चुके हैं हमारी पीढ़ी, लड़े उसके खिलाफ, वापस ले आए जनतंत्र को। लेकिन इस तरीके का हमला, जो भी आवाज़ उठाएंगे उनके खिलाफ, वो जो है देशद्रोही है। और उसके ऊपर आरोप लगा के बिना उसको पेशी के लिए, बेल की बात छोड़िए, उनका पेशी भी नहीं होती कई साल। इस तरीके का कानून है आपके पास। और जब से 2014 से आए, कानूनों में बदली करके, संशोधन करके उसको और मजबूत बनाए। और उसी तरीके से आप आत्मसंप्रभुता की बात करिए, आते देश का लूट मचा हुआ है। आज जो है रेवड़ी, क्या बोलते हैं फ्रीबी कल्चर को, रेवड़ी कल्चर, या प्रधानमंत्री जी बड़ी मुहिम चलाए कि मुफ्त में नहीं देना चाहिए किसी को कुछ। उल्टा सवाल उनसे जब पूछा गया हमारी तरफ से कि भाई पिछले 5 सालों में आपने 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे आपके मित्र जो बैंकों से लिए हैं उनको माफ कर दिया आपने, वो रेवड़ी नहीं है। एक भूखा जब भूख से मर रहा है, उसको मुफ्त में अगर तुम अनाज दो तो वो कहते हो तो रेवड़ी है। लूट मची हुई है देश की, हर संपत्ति बिक रही है। और किसको मिल रहा है फायदा, आप जानते हो, मैं जानता हूँ, विवरण करने की जरूरत नहीं। सामाजिक न्याय आज महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर कानून बदल के, उनके जंगलों के ऊपर दखल करते हुए, उनको बेघर करके, सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक अन्याय जो है और तेजी के साथ बढ़ रही है। और केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, आज सब राज्य सरकारों को 2 दिन पहले उन्होंने केंद्र की राशि से पैसे की घोषणा की कि हर राज्य को कितना जाएगा। 21% उसमें से जाता है उत्तर प्रदेश, अपने केरल को मिलता है शायद 3% या 2। लेकिन इस तरीके से जो गैर भाजपा के सरकार है राज्यों में, उन सबको भिखारी के रूप में उतारकर आपको भीख मांगने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर, आपके ऊपर दबाव, यानी जो बराबरी की अधिकार जो संविधान देता है उसका कंप्लीटली उल्लंघन। यानी संविधान के स्तंभों का उनके ऊपर हमले जो इस तरीके से चल रहे हैं। हिंदुत्व राष्ट्र को कायम करना है तो सिर्फ संविधान को ध्वस्त करने से नहीं चलेगा। संविधान के साथ जो संस्थाएं हैं, जो संविधान ने सृष्टि की, उस हर संस्था को, जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उस हर संस्था को, उसको भी ध्वस्त करना, कमजोर करने की जरूरत। और सबसे पहले वो संस्थाओं में से कौन सी है? आपकी पार्लियामेंट। संविधान का शुरुआत किस शब्दों से होता है? हम भारत के लोग, वी द पीपल। वी द पीपल का मतलब क्या है? कि देश की संप्रभुता लोगों के हाथ में, वो है मालिक देश। और ये संप्रभुता मालिक किस तरीके से हासिल करता है? जो प्रतिनिधि को वो चुनता है, वो प्रतिनिधि की जवाबदारी लोगों की तरफ। जो प्रतिनिधियां पार्लियामेंट में बैठकर जो सरकार बनाते हैं, वो सरकार की जवाबदारी पार्लियामेंट को है। अब पार्लियामेंट को ही आप बेकार कर दो, सरकार की जवाबदारी किसी को नहीं होती, और जनता के सामने जवाबदारी जो होनी चाहिए वो बर्बाद हो गई। वी द पीपल का कोई मतलब नहीं रहता अगर पार्लियामेंट ठप है, और वही चल रहा है। सही टाइम पे मैं सोचता हूँ कभी कभी कि बिल्कुल सही टाइम पे मैं पार्लियामेंट छोड़ के निकल गया होगा, क्योंकि अब कोई बहस नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती, कोई उसके अंदर अब जो पार्लियामेंट को काम जो करना है वो कुछ नहीं, हल्ला, और उसके बाद कानून पारित हो जाते हैं आपके हल्ला के अंदर ही। घोषणा हो जाता है कि स्पीकर या तो चेयरमैन की तरफ से कि पास हो गया कानून, बस इस तरीके से पार्लियामेंट किया। अब कोर्ट कचहरी की बात, 3 साल हो गए। अपने पार्टी की तरफ से जो याचिका हमने जमा की कोर्ट के सामने, धारा 370 को रद्द करने की बात,
ये कहा कि हमारे संविधान के खिलाफ है, या आपके CAA के खिलाफ, या आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के खिलाफ। 3 साल हो गए, करोड़ों रुपए भाजपा ने बना लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार का ये लीगलाइजेशन है, कानूनीकरण है। लेकिन आज तक सुनवाई नहीं होती, शुरू नहीं होती। तो इस तरीके से जब सुनवाई नहीं होती, इस तरीके की याचिकाओं का मतलब क्या है? सरकार को इजाजत है उसको लागू करने में, वो लागू किए जा रहे हैं। और आजकल पिछले 2-3 जो आए कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट, जिसमें एक की वजह से तीसरा सेटलवाइज जेल में है, और वही जज रिटायर होने से पहले दिन उसने ये ED को जो कानूनी अधिकार दिया, मतलब हथियार दिया, उसको मंजूरी दे दी, और अगले दिन वो जज साहब रिटायर हो गए। लेकिन कानूनी मंजूरी मिल गई, तब कोई भी हम में से किसी को भी उठाकर ले जा सकती है ED। कोई FIR तो पुलिस को पेश करना पड़ता है, ED को उसकी भी जरूरत नहीं है, ले जा सकती है। आपको किस लिए ले गई, कौन सा है जुर्म, वो भी बताने की कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। और इस तरीके का उसका दुरुपयोग बहुत कुछ हो रहा है। अब ED का मतलब यह है कि कोई भाजपा के विरोध में कोई भी हो, उसको पहले लालच से खरीद लो, अगर वो बिकने के लिए तैयार नहीं है तो ED लगा दो, और ED से भी डरता नहीं है तो CBI लगाओ, धमकियां दो, और उस तरीके से या चुप करवा दो या अपने सहयोगी बना दो। आज जो कहावत है, मतलब आप जाएंगे लोगों के बीच में तो लोग ये कहते हैं चुनाव में कोई भी चुनाव जीते उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन सरकार भाजपा का ही बनेगी। अब वही हो रहा है सब जगह। तो ये सभी जो अपना चुनाव आयोग इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये गलत हो रहा है, हमें पता नहीं कौन दे रहा है पैसा, किसको दे रहा है, क्या हो रहा है, ये गलत है, इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। आज वही इलेक्शन कमीशन उस बात से मुकर जाती है सुप्रीम कोर्ट के सामने। यानी पूरा यंत्र जो है आपके राज्य का, स्टेट का, इसको जो है आप इसको जो है ध्वस्त करते हुए हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण की ओर चले। लेकिन इसके खिलाफ लोगों के बीच में बड़े बड़े संघर्षें हो रही है। CAA के खिलाफ हमने देखा, किसानों का संघर्ष देखा, मजदूरों के संघर्ष हम देख रहे हैं, हम ना सिर्फ देख रहे हैं, हम भी हिस्सेदार हैं इन सब में। आज छात्रों का एक पदयात्रा निकला हुआ है 5 जगहों से पूरे हिंदुस्तान में, और वो चल रहा है, वो शायद सितंबर के बीच में दिल्ली पहुंचेगी। नौजवान पूरे कि मोदी साहब मेरी नौकरी कहाँ है, ये मुहिम की तैयारी में वो जुटे हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े संघर्ष होने के बावजूद चुनाव में कैसे जीतते हैं वो? बेशक उतनी ज़्यादा सीट नहीं मिली पिछले बार से, लेकिन जीत तो होती है। क्यों? और इसका मुकाबला हमें समझ कर देने की जरूरत है। सिर्फ आर्थिक सवालों पे संघर्षों को तेज करके ही मुकाबला इनको नहीं सकेगा, लेकिन जो चेतना की स्तर पर जो हिंदुत्व की सांप्रदायिक जहर को जिस तरीके से फैलाते हैं, और उसका जो पकड़ है सामाजिक चेतना के ऊपर, उसका भी मुकाबला जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है इनको राजनीतिक तौर पर हराना संभव नहीं है। और ये हिंदुत्व का चेतना किस तरीके से लागू करेंगे वो? अपने प्रचार से, और ये कहते हुए आस्था के ऊपर विश्वास रखो, वैज्ञानिक खोज पर नहीं। जो आपको समझ में नहीं आता वो भगवान करवा रहा है, भगवान की प्रार्थना करो तो सब ठीक हो जाएगी। और ये आस्था के ऊपर विश्वास रखते रखते क्या हो रहा? अंधविश्वास फैल रही है, आपका सोच में पिछड़ापन फैल रही है, और इससे चलते हुए अपनी पूरी देश के इतिहास को ही, रामायण और महाभारत
वो जो हमारी जो प्रमुख कहानियाँ हैं देश के अंदर, उसको इतिहास के रूप में पेश करते हैं। अब यहाँ तक कि वैज्ञानिक सोच को भी पर भी एक बहुत बड़ा हमला। अब प्रधानमंत्री खुद अगर जब कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी हमारे देश के अंदर इतना आगे पहुंच गया था प्राचीन जमाने में, एक हाथी का सर को लेकर इंसान के ऊपर लगाकर हम गणेश जी की सृष्टि की, उनका खुद का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये गंधारा कैसे ये संभव है क्या? एक महिला को एक जीवन में 100 पुरुषों का जन्म कर देना? तो उन दिनों में हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी थे, वरना एक महिला की जिंदगी में ये संभव नहीं है वैज्ञानिक तौर पे। लेकिन वैज्ञानिक विकास हो गया था, टेस्ट ट्यूब मतलब लेबोरेटरी में हम बच्चे पैदा कर रहे थे। अब ये सब आप बताओगे वैज्ञानिक, तो एक वैज्ञानिक जो सोच होनी चाहिए लोगों के अंदर कि भाई जो समझ में नहीं आ रहा उसको खोजो, वैज्ञानिक तरीके से उसको खोज कर उसका असलियत मालूम करो, ये जो होनी चाहिए ये प्रक्रिया, उसके ऊपर ही ठोस अंधविश्वास के ऊपर आप चलेगा। और ये ज़रूरी है, ये चेतना जो मानव चेतना की बात मैं कह रहा हूँ, उस चेतना को प्रभावित करने के लिए ये माध्यम है उनका। और इस माध्यम के चलते हुए एक नई शिक्षा नीति ले आओ, जहाँ पर वैज्ञानिक सोच के बाद नहीं, आस्था के आधार पर अपने बच्चों को उनको समझाओ कि आप जो है मतलब भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहे बिल्कुल रखेगा, लेकिन वैज्ञानिक सोच और खोजना वो बंद कर दो, और शिक्षा को इतना महंगा कर दो, इतना सांप्रदायिकरण कर दे, ताकि लोगों तक शिक्षा मिले ना। आप नई शिक्षा नीति के चलते हुए लाखों के तादाद में आपके स्कूल ग्रामीण इलाकों में बंद हैं। अब वो सीखेंगे क्या? आपके व्हाट्सएप पे, आपके सोशल मीडिया पे, और वो भी दुष्प्रचार और फॉल्स न्यूज जो जाता है वो है उनके लिए ज्ञान। और इस तरीके से लोगों की मानसिकता को प्रभाव डालते हुए उसको कब्जा करें अपनी विचारधारा, अपनी राजनीतिक मकसद को आगे ले जाने के लिए। उसके चलते हुए जितने संघर्षें भी कितने भी तेज हो, उसके बाद जज्बात के आधार पर, आस्था के आधार पर इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और मजबूती कर हमें वो जो है आगे ले जा रहा है। तो आज इस सब का विश्लेषण का मतलब क्या निकलता है कि आज 75वीं सालगिरह अपने देश की स्वतंत्रता में, इस 75वीं सालगिरह में सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने है इस स्वतंत्रता को बचाना। इस स्वतंत्रता के आधार पर जो चरित्र भारत का हमने निर्माण किया, देश के लोगों ने एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, और उसके साथ साथ जो अधिकार हमारे संविधान ने दिए उन सब की, उसको बचाते हुए, जैसे मैं पहले बता रहा था, उसको बचाते हुए भारत को बदलना है एक बेहतर भारत के रूप में, समाजवादी की ओर चलते। इसके लिए ये ज़रूरी पड़ जाता है कॉमरेड्स हम सबको, और ये हमारे लिए संकल्प होनी चाहिए आज के दिन कि ये काम को हासिल करना है तो सबसे पहले अपनी पार्टी को मजबूत करनी पड़ेगी। और वो भी जानते हैं जितने भी कमज़ोर हम हैं चुनावी तौर पर आज, लेकिन अगर त्रिपुरा में जो 2 MP आते हैं त्रिपुरा के मतलब राज्य से, वहाँ पर जब अपनी सरकार को हराकर भाजपा की सरकार बनी, पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ा उसका स्वागत के लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। बीजेपी के MP सब थे वहाँ पे, और उन सब के लिए बोला। तो एक बीजेपी का MP ने शायद हिम्मत करके, हिम्मत ज़रूरी है, प्रधानमंत्री को कोई सवाल नहीं करता आजकल, वो हिम्मत करके उसने पूछा कि भाई 2 MP आते हैं त्रिपुरा से, इतनी बड़ी जीत की बात क्यों किया? इतना बड़ा जीत क्या है, सिर्फ 2 ही तो MP है वहाँ से। जवाब क्या आया उसका? MP 2 ही हो सकते हैं, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और उस विचारधारा को हराना ये हमारी सिद्धांत जीत है, और वो बड़ी अहम बात। वो पहचानते हैं उनके असली दुश्मन कौन है।
वो जानते हैं जब तक इस सोच को और इस ताकत को कमज़ोर नहीं करोगे पूरा, तब तक वो जो है उनकी साजिश पूरी की पूरी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आज टारगेट है अपना केरल का वामपंथी सरकार कि किसी न किसी तरीके से मतलब उसको वहाँ पे अस्थिरता पैदा करके उसको वहाँ पे डिस्टेबलाइज करना। तो अपने आप की ताकत को मजबूत करते हुए, वामपंथियों की एकता को मजबूत करते हुए और वामपंथी जनवादी ताकतों उनकी संघर्षों में एकता को मजबूत करते हुए, जैसे अपने संघर्ष हुए आज किसान के जैसे संघर्ष चल रहे हैं, उनको मजबूत करते हुए फाइनली इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, हिंदुत्व सांप्रदायिकता के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उन सबको लामबंद करते हुए एक ब्रॉड फ्रंट के रूप में लामबंद करते हुए इसका मुकाबला करना, ये हमारी दायित्व है। तो ये चारों कदम सीढ़ियाँ हमें पार करनी है और ये साथ साथ करनी होगी, एक के बाद एक नहीं। तभी आज जो है इस लक्ष्य को हम पूरा कर पाएंगे कि हमारी देश की रक्षा करें ताकि आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत का निर्माण करें। तो इसलिए जब हम सलामी देते हैं आज, जब हम लाल सलामी देते हैं आज, ये लाल सलामी देते हैं एक पुनर्संकल्प लेने के लिए। जब हम याद करते हैं कुर्बानियाँ कम्युनिस्टों के राष्ट्रीय आंदोलन में, जब हम याद करते हैं कि किस तरीके की विरासत उन्होंने हमको सौंपा, तो हमें इसकी जिम्मेदारी भी लेनी है कि वारिस हम हैं तो हम भारत को बचाएंगे और हम इसको बचाना है तो अपने आप को मजबूत करते हुए, वामपंथी ताकतों को मजबूत करते हुए, वामपंथी जनवादी एकता संघर्षों में मजबूत करते हुए आज जो है इस सांप्रदायिकता के जहर के खिलाफ अपने भारत को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने धर्मनिरपेक्ष ताकतें आज तैयार है आने के लिए संघर्ष में, उन सबको लामबंद करते हुए हमें जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यही असली मतलब है आज जब हम एक दूसरे को लाल सलामी देते हैं। लाल सलामी का मतलब यह है देश की रक्षा होगी और देश की रक्षा होगी तभी हमारी क्रांति आगे बढ़ेगी। क्रांति को आगे बढ़ाते बढ़ाते देश की रक्षा करना है जो है वही है बचाओ बदलो। बचाओ बदलो ये दोनों हमारे लक्ष्य आज के दिन होनी चाहिए। तो ये हमारा संकल्प आज के दिन हमें लेने की जरूरत है। इस संकल्प नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।